हाँ जी, तो आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ मैंने अचार गोश्त बनाया था। जब मैं किसी दूसरे की रेसिपी देखकर बनाती हूँ ना, तो फिर मुझसे बड़ी चीज़ ख़राब हो जाती है। फिर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती कि मैं ये क्या कर क्या रही हूँ। तो मेरे से क्या हुआ कि मैं ना उसमें प्याज मैंने फ्राई करके नहीं डाला। तो जब प्याज नहीं डालते तो आपकी ग्रेवी सही से नहीं बनती। तो फिर आपको थोड़ा सा ज़रा कम कम मसाला वाला लगता है। फिर उसके लिए मेरे ज़हन में क्या आया, मैंने अलग से अपना फिर प्याज काटा और फ्राई करने रख दिया। और अचार गोश्त को मैंने एक साइड पे रखा। मैं कहा तुम तो जाओ ना ज़रा एक साइड पे हो, पहले तुम्हारी मैं मसाले का कोई जुगाड़ लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज बारीक बारीक काट कर तो उसको फ्राई करने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ मैंने अपने गुड़ वाले चावल बनाने शुरू कर दिया। अब अच्छा, गुड़ वाले चावल बनाने की एक रेसिपी पता है क्या है? जब आप गुड़ वाले चावल बनाते हैं ना, तो गुड़ को जब आप हल्का सा पानी डालकर पतला कर लेते हैं, तो जब आप इसको दम वगैरह लगाते हैं ना, तो इसमें आप थोड़ी सी ज़रूर चीनी ऐड किया करें। उससे फिर थोड़ा सा ना आपके गुड़ वाले चावल का टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाता है। अगर जस्ट आप खाली गुड़ डालेंगे और आप चावल उस पे चावल में डालकर आप दम लगा देंगे ना, तो फिर वो टेस्ट इतना नहीं आता। मैंने इन दोनों तरीक़ों से बनाकर चेक किया था और ये मैंने ट्राई किया था कि देखते हैं किससे ज़्यादा बेस्ट टेस्ट आता है। तो मुझे तो यही अच्छा लगा था। हाँ, आप लोगों का क्या तरीका है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने उसमें बादाम, किशमिश और खजूर वगैरह ऐड कर ली थी और देसी घी डाला था। मैं घी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है क्यों कम करती हूँ। तो आप लोग भी घी का इस्तेमाल, ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम कर दें ताकि आपकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी हो जाए। यहाँ ना मैं चावल बना रही थी, साथ साथ मैं तो एक बात सोच रही थी। जब हम छोटे होते थे ना, तो शादी पे हम लोगों ने जाना, ढोलकी बजानी, बड़े शौक़ से जाना, ढोलकी बजानी कज़नों ने मिल के। और हमेशा हम लोग ना एक गाना गाते होते थे, कवारा नहीं मरना, शादी के बाद मर जाऊं तो गम नहीं, कवारा नहीं मरना। अच्छा, उस वक़्त इस लाइन का इतना अंदाज़ा नहीं था होता क्योंकि छोटे थे, कज़न के साथ बस मौज मस्ती में गा लिया करते थे। लेकिन आज आकर ना इस लाइन का अंदाज़ा हो गया कि कवारा नहीं मरना, शादी के बाद मैं कहती हूँ ज़्यादा मरने से डर लगता है। वो इसलिए नहीं कि आपने मर जाना है, या वो शादी के बाद एक औरत को डर ही अपने बच्चों के लिए लगता है कि बच्चों का क्या बनेगा। मेरे हस्बैंड का तो चलें छोड़ें हस्बैंड को क्यों छोड़े, हस्बैंड को एक साइड पे नहीं रखना चाहिए। बच्चों की ज़्यादा माँ को फ़िक्र होती है कि हाय मेरे बाद बच्चों का क्या होगा। शायद हर माँ ही ऐसा सोचती है या मैं ही ऐसे सोचती हूँ, पता नहीं क्या है। बहरहाल मुझे तो अब बहुत ज़्यादा खौफ आता है। लेकिन यह है कि हर वक्त तो नहीं ख्याल आते, लेकिन कभी कभार ऐसे जहन में इस तरह के ख्याल आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा चिमट जाते हैं दिमाग के साथ। तो फिर ऐसे जाने का नाम ही नहीं लेते कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चों का पीछे से क्या बनेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे देता है तो वो पालता भी वही है, सारे काम वही पूरे करता है। मैं अगर दुनिया में नहीं रहूँगी तो क्या मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे पाले ही जाएंगे। जिनकी माँ नहीं होती, जिनके बाप नहीं होते, क्या वो बच्चे दुनिया में पलते नहीं? लेकिन बस ये एक सोच है ना, माँ के दिल में जब आती है तो फिर आ ही जाती है। आप लोगों के क्या दिल में ऐसी सोच आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताइए। आई होप पसंद आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ मैंने तो दम लगा दिया था, प्याज भी ऑलमोस्ट तकरीबन फ्राई हो रहा था। फिर मैंने इसको ना ऐसे ही एज़ इट इज़ ही डाल दिया था, थोड़ा सा फ्राई करके। और फिर पानी डाल के जब मैंने चार गोश्त में इसको दम देने पे रख दिया ना, तो फिर प्याज की अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी थी। शादी से पहले ना मेरे अब्बू मेरा बड़ा साथ देते होते थे हर मामले में। जब भी घर में कोई बात होती थी ना, तो सब मुझे आगे कर देते थे, तुम अब्बू से परमिशन दिलवाओ, तुम अब्बू से कहो, तुम्हारी बात मानते हैं। तो नो डाउट वो मानते भी थे और मैं उनके काम हो भी जाते थे। तो मेरा जो छोटा भाई है वो तो स्पेशली वो मुझे हर बात में आगे करता होता था। वो तो अब्बू से इतना डरता होता था, हालांकि मुझसे बड़ा था, लेकिन अब्बू से इतना डरता होता था कि कोई काम नहीं था उनको कहता। तो मैं जब कहती थी ना, तो अब्बू सारे काम मान लेते थे। तो सारे मुझे घर वालों ने आगे लगाया होता था, तुम अब्बू से कहोगी तो बात मानेंगे। और अब्बू मेरी हर बात मानते होते थे। जब मेरे स्कूल का ट्रिप जाना होता था तो वो ही मुझे परमिशन देते थे। मेरी अम्मी का तो हौसला ही नहीं पड़ता था मुझे कहीं भेजने का। तो मैं ये समझती हूँ कि जो 2-3 दफ़ा मैं ट्रिप पे गई हूँ ना, मेरे अब्बू की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे भेजा। अगर वो ना भेजते तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस भी ना होते। मैं समझती हूँ कि जब आपके बच्चे होते हैं ना, तो आपको उनको थोड़ा सा बाहर ज़रूर निकालना चाहिए, अकेले दोस्तों के साथ ट्रैवल करने देना चाहिए, अकेले दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने देना चाहिए। यही वक्त होता है जो बच्चे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही वक्त होता है जब बच्चे कुछ सीखते हैं, लोगों को जज करते हैं, लोगों के रवैये परखते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा।
तो आज मेरा बेटा पिप स्कूल के साथ लाहौर ट्रिप पे गया हुआ है, तो मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा आप ना अच्छे से एंजॉय करना दोस्तों के साथ, लेकिन अलर्ट रहकर, इधर उधर का भी ध्यान रखना, नज़र रखना, बिल्कुल इग्नोर ना हो जाना और हर किसी पे भरोसा ना कर लेना। बहरहाल उसे समझा कर भेजा, रात को आएगा लेट नाइट, तो फिर आपको उसके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि उसका ट्रिप कैसा रहा। मेरा भैया अक्सर वो मेरी बात नहीं मानता होता था, तो मैं ना उससे काम निकलवाने के लिए ना उसे अब्बू का लालच देती थी, मैं अब्बू आएंगे ना तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तो वो फिर मेरे उस डर के लालच में ना वो मेरा काम कर देता था। मैंने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी होती थी तो मुझे ला कर दे देता था। मैंने कोई फिर वो मुझसे कपड़े प्रेस करवा लेता था, इसी बहाने मैं भी कर देती थी कि चलो यार भाई है। तो बस ये है कि बाज़ दफ़ा ना इंसान जब इस स्टेज पर आ जाता है ना, अपनी अलग फैमिली हो जाती है, आपके बच्चे जब बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको ना अपना बचपन, अपने बहन भाई बहुत याद आते हैं और वो वक्त आपके वापस नहीं आ सकता। ओके जी, व्लॉग